नमस्कार, मैं विवेक शुक्ला आपका अपने इस खास कार्यक्रम नो योर डॉक्टर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने एक किसी शायर की एक पंक्ति सुनी होगी कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। ज़िंदगी को अगर जोश से जीना है, जिंदा दिली से जीना है, तो आपकी सेहत का फिट रहना बहुत ज़रूरी है। आपको रोगों से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। आपको जो है स्वास्थ्य संबंधी बातों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको ज़रूरत है एक कुशल अनुभवी डॉक्टर्स की, जो आपकी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकता है। हमारा जो प्रोग्राम है नो योर डॉक्टर, ये इसी सिलसिले में हम अपने दर्शकों को, हमारे जो दर्शक हैं उनको जागरूक करने का एक सार्थक प्रयास है, एक पहल है। और इस कड़ी के अंतर्गत आज उत्तर भारत के जाने माने नी रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जन डॉक्टर आर.के. सिंह जी हमारे बीच में मौजूद हैं, जिनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रोग्राम में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। हमारा आज का विषय है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। इस बारे में हमारे दर्शक आपसे कुछ सटीक जानकारियां जानना चाहेंगे। इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि आमतौर पे इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस सही शब्द नहीं है। सही शब्द सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है। स्पॉन्डिलोसिस, हाँ, जो एक तरह की डीजेनरेटिव डिजीज़ है जो उम्र से रिलेटेड होती है और उम्र के साथ हमारे गर्दन की रीढ़ की हड्डी में जो चेंजेस होते हैं उसके उपरांत इस तरह की बीमारी पैदा होती है। जो कम उम्र के लोगों में होती है वो आम तौर पे डिस्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। जो हमारे गर्दन की गुरियाँ या वर्टेब्रीज हैं उनके बीच में जो जॉइंट डिस्क होता है उससे संबंधित डिस्क प्रोलैप्स एंड डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज़ेज होती हैं, वो भिन्न होती हैं। और जो अधिक उम्र में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होती है उसके परिवर्तन या उसके लक्षण भिन्न होते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि जो बढ़ती उम्र में होती है जी, या उम्र वयस्क अवस्था में, अधेड़ावस्था या प्रौढ़ावस्था में होती है जी, वो एक मतलब जो है अलग है, और जो युवा वर्ग में हो रही है जी, वो एक अलग है। जी। तो डॉक्टर साहब, ये इन दिनों आजकल हमारे दर्शक भी जानते हैं और सब लोगों ने देखा है कि ये एक चलन सा हो गया है कि साहब मोटरसाइकिल पे चलना है या कार पे है तो वो इस तरीके का अपना मोबाइल लेके तिरछी गर्दन कान में दबा के चल रहे हैं। इस तरीके का क्या इस कारण भी ये स्पॉन्डिलोसिस की समस्या बढ़ रही है? ये बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि जो लाइफ स्टाइल में बहुत मोटा तकिया यूज़ करना, बहुत मुलायम गद्दे पे सोना, लेट करके टीवी देखना या मोटरसाइकिल चलाते समय कान और कंधे के बीच सेल फोन को दबा के बात करना, इस तरह की जितनी भी चीज़ें, बहुत गर्दन झुका के कंप्यूटर पे काम करना, ये सारी चीज़ें हमारे गर्दन की रीढ़ की हड्डी को अनड्यू स्ट्रेन देते हैं। धीरे धीरे उनके बीच में जो दो गुरियों के बीच में वर्टेब्रीज हैं, जिस पॉइंट पे भी स्ट्रेस ज़्यादा पड़ता है, दे गिव अवे, यानी उनका बाहर का कवर डैमेज होता जाता है, डिस्क प्रोलैप्स और डिस्क डीजेनरेटिव डिजीज़ हो जाती है। इसकी वजह से गर्दन में दर्द रहना, आसपास की मांसपेशियों में दर्द रहना, कुछ लोगों को चक्कर आना, इवन हाथ में कभी कभी झंझनाहट होना या इस तरह की कंपन होना, ये झुंझुनाहट, नमनेस, टिंगलिंग की सेंसेशन फील होना, ये सारे उसी के लक्षण हैं। मतलब इस बीमारी के लक्षण कई बार तो हमारी न्यूरोलॉजिकल भी समझ में आते हैं, जैसे कंपन होना, सुन्नपन महसूस होना। जी, तो ये सारे डिस्क प्रोलैप्स या डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज़ के सिम्टम्स हैं और कम उम्र के लोगों में ज़्यादा पाए जाते हैं, जो उनकी लाइफ स्टाइल से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। दूसरा, जो अधेड़ उम्र या उसके बाद में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस डिजीज़ होती है, वो गर्दन के रीढ़ की हड्डी की एक तरह की गठिया है। उसमें उम्र के साथ होने वाले चेंजेस किसी किसी को ज़्यादा हो जाते हैं। कई बार हड्डी के नोके ऑस्टियोफाइट्स बढ़ जाते हैं, उसके पास के जॉइंट में भी गठिया हो जाती है, तो इसकी वजह से होते हैं। उसके पास जो संपर्क में आने वाला स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन स्टेम या उससे निकली हुई नसों पे जब भी दबाव पड़ता है तो उससे संबंधित लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। गर्दन में दर्द रहना, इसके लक्षण भी काफ़ी कुछ जो कम उम्र के लोगों में डिस्क प्रोलैप्स होता है उससे मिलते जुलते होते हैं।
इसलिए लोग बोलचाल की भाषा में दोनों को ही एक कॉमन सा शब्द सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यूज़ कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये आजकल ये ट्रेंड दिखा गया है विभिन्न विज्ञापनों में, ये उसमें दर्शकों को भी मालूम है कि विभिन्न गैर एलोपैथिक तरीके हैं, तेल हैं, आइंटमेंट है, क्या इनसे फ़ायदा होता है स्पॉन्डिलोसिस में? ये समझ लेने की बात है कि गठिया में इस्तेमाल होने वाले जितने भी तेल या क्रीम या एड्स आते हैं, इवन एलोपैथी में भी ऐसी बहुत सी एप्लीकेशन वाली दवाएं हैं, ये सारी ये ट्रांसडर्मल एब्जॉर्प्शन यानी स्किन के द्वारा भी कुछ दवाएं कुछ हद तक एब्जॉर्ब होती हैं, लेकिन बहुत मिनिमल यानी 0.7%, 0.4%। और वो दवाएं में ज़्यादातर काउंटर इरिटेंट्स मिले होते हैं, ऐसी दवाएं मिली होती हैं जो टेम्परेरी रूप से दर्द में और थोड़ा सा फीलिंग देती हैं, दर्द में राहत देती हैं, और थोड़ा सा घुटना गर्म हो जाता है तो मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, तो ये या गर्दन रिलैक्स हो जाती है, तो ये टेम्परेरी फीलिंग है, लेकिन ये वास्तविक रूप से बीमारी को किसी तरह से ठीक नहीं करते हैं। ऐसा कोई प्रामाणिक तथ्य नहीं है, अभी तक नहीं है कि अभी तक नहीं। क्षणिक लाभ मिल सकता है, लेकिन राहत मिल सकती है, लेकिन वैसे नहीं है जी। डॉक्टर साहब, दर्शकों की ओर से अगला सवाल आपसे है कि कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि फिजियोथेरेपी से स्पॉन्डिलाइटिस में आराम मिल जाता है और कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फिजियोथेरेपी ही काफ़ी है। इस पर आप कुछ कहेंगे? इसमें भी ये समझने की बात है कि जैसे हर बीमारी की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, इसमें भी अवस्थाएं ऐसी होती हैं। तो शुरुआती दौर में अगर मांसपेशियों को रिलैक्स करना है तो अल्ट्रासाउंड थेरेपी दी जाती है, किसी नस पे दबाव पड़ रहा है तो इंटरमिटेंट ट्रैक्शन लगाया जाता है, गर्दन पे दबाव फर्दर ना पड़े उसके लिए कॉलर लगाया जाता है, साथ में कुछ मसल रिलैक्स या सूजन कम करने की दवाएं दी जाती हैं। तो प्रारंभिक अवस्थाओं में इससे फ़ायदा होता है, लेकिन अगर ऑर्गेनिक चेंज बहुत बढ़ गया, डिस्फोलाइज बहुत ज़्यादा बढ़ गया या इतना ज़्यादा हो गया कि लगातार नस दबी हुई है, तो ये विधियां बहुत कारगर नहीं होती, और अगर सिम्टम्स ख़त्म नहीं होते तो आदमी को ऑपरेशन की भी आवश्यकता पड़ती है। मतलब आपका कहना यह है कि शुरुआती दौर में कुछ सीमित स्थितियों में ये कारगर हो सकती है फिजियोथेरेपी, लेकिन इससे कोई स्थायी राहत नहीं मिलती, मतलब यही कहना चाह रहे हैं? नहीं, हमारा ये कहना होगा कि जैसे ही इसके लक्षण शुरू होते हैं तो ये फिजियोथेरेपी इज़ ए पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, शुरू में ज़रूर दिया जाना चाहिए, और इससे हम लोग वॉच कर लेते हैं हफ्ते 10 दिन में पेशेंट में सुधार हो रहा है और काफ़ी एक्सेप्टेबल सुधार हो गया तो आगे फिर कोई सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। अगर सुधार नहीं होता, फिजियोथेरेपी दी गई, सब कुछ किया गया, इसके बाद भी फ़ायदा नहीं है, दैट मीन्स उस स्टेज में ऑपरेशन आवश्यक है। डॉक्टर साहब, ये ऑपरेशन मतलब कुछ जोखिम भरा है? इसमें दो चीज़ें समझने की हैं कि उतना ही जोखिम है जितना अन्य ऑपरेशंस में होता है सामान्य। अदरवाइज़ इसमें भी ऑपरेशन की विधि इतनी विकसित हो गई हैं कि आमतौर पे कोई ख़तरा नहीं होता है। इसमें एक समझने की चीज़ है कि एडवांस स्टेज में जो मरीज़ हम लोगों के पास आते हैं, कई सालों से उनको तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, ब्रेन स्टेम बहुत दिनों से दबा हुआ है, उन लोगों में क्योंकि क्रॉनिक लगातार एक किसी नस या ऐसे पार्ट को दबे रहने से उनका फंक्शन हो सकता है पूरी रिकवरी ना हो, पार्शियल रिकवरी हो, लेकिन उनमें भी ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। मतलब ऑपरेशन में कोई ज़्यादा जोखिम नहीं है जी, पूरी तरीके से सफल है, कारगर है जी, जैसे अन्य ऑपरेशन है उसी तरीके उतना ही इसमें भी रिस्क है। डॉक्टर साहब, अगला सवाल है, कुछ लोग कहते हैं कि मेडिकेशन से भी फ़ायदा होता है? मेडिकेशन से जैसे अब डिस्फोलैप्स हो गया, नस दब गई, नस में स्वेलिंग आ गई, मेडिकेशन से इतना ही फ़ायदा होगा कि नस की सूजन कम हो जाएगी, मांसपेशियों में जो एकदम से तनाव स्पैज़म हो गया वो रिलीव हो जाएगा, लेकिन कोई भी दवा, टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन जो डिस्क बल्ज करके हर्निएट कर गई है अपनी जगह से, उसको वापस जगह पे नहीं भेज सकती। अच्छा, मतलब डॉक्टर साहब, अगला सवाल है कि सर्वाइकल डिस्क रिप्लेसमेंट किन परिस्थितियों में किया जाता है और उसके क्या नतीजे हैं? जैसा मैंने बताया कि कम अवस्था के लोगों या कम एज ग्रुप के लोगों में जो ये होता है, यूजुअली 1 या 2 लेवल पे, आमतौर पे चौथी, पाँचवीं या पाँचवीं, छठी नंबर की गुड़िया में अगर हम 100 मरीज़ देखें तो 80-85 लोगों में वही दोनों वर्टिब्री जिससे नेक मैक्सिमम स्ट्रेस पड़ता है, नेक मूवमेंट का, वो इन्वॉल्व होती हैं।
और उसमें ख़राब डिस्क को हटा के उसकी जगह कृत्रिम डिस्क लगा देते हैं तो पूर्व की भांति पूरा गर्दन का मूवमेंट आ जाता है, सामान्य अवस्था में मरीज़ पहुंच जाता है। मतलब डिस्क जो है रिप्लेसमेंट जो है वो एक बड़ा कारगर विधि है। लेकिन डॉक्टर साहब ये सुना है कि ये सर्जरी महंगी है, कोई और जी हाँ। विकल्प भी? हाँ, इसमें ये ज़रूर है कि इसके इम्प्लांट्स काफ़ी महंगे हैं और अभी तक कोई इंडियन कंपनी नहीं बनाती है, सारी विदेशी कंपनियां बनाती हैं। सामान्य वर्ग के लोग इतनी महंगी सर्जरी कराने में हिचकते हैं। उनके लिए दूसरा ऑल्टरनेटिव है, डिस्क फ्यूज़न कहते हैं उसको। जिस दो वर्टिब्री के बीच की जो डिस्क ख़राब हो गई है उसकी जगह ग्राफ्ट रख करके दो वर्टिब्रीज को प्लेट और स्क्रू सिस्टम्स आते हैं उनसे फिक्स कर देते हैं। कितनी कारगर है ये सर्जरी? ये डिस्क रिप्लेसमेंट सर्जरी जब अभी आई है, इसके पहले यही एक स्टैंडर्ड मेथड था। ये भी पूरी तरह से कारगर है। इसमें ये माना जाता है कि हमारी वर्टिब्रीज दो गुरियों के बीच का मूवमेंट 5 to 10% क्योंकि कम हो गया, हमने फिक्स कर दिया उसे, अब वो मूव नहीं करती है तो ऊपर नीचे के जॉइंट पे थोड़ा स्ट्रेस पड़ जाता है, तो मरीज़ को थोड़े एहतियात रखने होते हैं। अदरवाइज़ ये भी पूर्णतया कारगर है। मतलब यह है कि जो लोग अगर सर्वाइकल डिस्क रिप्लेसमेंट नहीं करवा पा रहे हैं तो उनके लिए जो है आपने बताया कि डिस्क फ्यूजन जो है ये काफ़ी मतलब कारगर है। और जो है उसमें डॉक्टर साहब अगला सवाल है कि जैसा अभी आपने कहा कि ऊंचा तकिया लगाने से मतलब ये रोग बढ़ता है जी, या हार्ड बेड पे ना लेटने से जी, तो इन बातों में कुछ जो धारणाएं हैं इनमें क्या सच्चाई है? जी, इसमें आप ऐसे समझिए कि आप किसी की गर्दन देखिए तो पीछे की तरफ ऐसा गोलाकार कर्व आएगा, सी शेपेड कर्व आएगा। इसको हम लोग लोडेटिक कर्व कहते हैं। तो सामान्य अवस्था में आगे की जो बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा, वो जो गर्दन की गुरियों का भाग होता है वो ऐसे फैलता जाता है, आगे की तरफ को कॉन्वेक्सिटी होती है। जब आप मोटा तकिया लगाते हैं तो उल्टा हो जाता है, गर्दन आगे मुड़ गई, ये कर्व आगे चला जाता है जो गर्दन की गुरियों के बीच की डिस्क को ज़रूरत से ज़्यादा दबाता है। जब ज़रूरत से ज़्यादा लगातार स्ट्रेस, आप 6 घंटे सो रहे हैं, 8 घंटे सो रहे हैं, एबनॉर्मल डेली सो रहे हैं, तो एबनॉर्मल स्ट्रेस से उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं और उसी से डिस्क प्रोलैप्स या डिजेनरेटिव चेंजेस या डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज़ बहुत कॉमन होती है। डॉक्टर साहब ये चर्चा जारी रहेगी, दर्शकों को मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं रीना खान हाजिर हूँ लेकर आपकी तमाम शारीरिक समस्याओं का समाधान हमारे खास प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं बल्कि एक सफर है जिसमें हम आपको चिकित्सा क्षेत्र की जानी मानी हस्तियों से रूबरू कराते हैं। किसी पेशेंट में ये झुकना ज़्यादा हो जाता है। नंबर 2, प्रॉपर पोस्चर का इस्तेमाल करें। स्पॉन्डिलाइटिस को भी 2 तरीके से बताया जाता है। मेनिस्कल टियर वगैरह हो जाते हैं जिससे घुटना लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से सेरिब्रल पैल्सी नामक रोग हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, ऐसी बहुत सी जिंदगियां हैं जिनके लिए आप उम्मीद की किरण बनकर आए। ना हम ठीक से खड़ा हो पाते थे और चलने में थोड़ा प्रॉब्लम रहता था। अब क्या बोलेंगे, वो तो हम लोगों के लिए एक देवता ही होंगे। DS राजपूत जैसे डॉक्टर हर क्षेत्र में पैदा हों ताकि हमारे जैसे लोगों का इलाज कर सकें। हर पेशेंट्स की दुआ से उनका प्रैक्टिस इसी तरह फलता फूलता रहे। और डॉक्टर सुमित सिंह बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं और आधी परेशानी तो पेशेंट्स की उनसे मिलके ही दूर हो जाती है। ज़िंदगी में कुछ इसी तरीके का फ़लसफ़ा अपनाकर डॉक्टर साहब आज लोगों की सेवा कर रहे हैं और आज लोगों की जीने की राह बन गए हैं या कहीं उनकी उम्मीद की किरण बन गए हैं। ऐसे ही कुछ डॉक्टर जो लोगों की ज़िंदगी संवार रहे हैं, उन्हीं को शुक्रिया अदा करने का जरिया है हमारा ये प्रोग्राम थैंक यू डॉक्टर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं
अपने इस खास प्रोग्राम नो योर डॉक्टर में। हमारा आज का टॉपिक है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जिसके बारे में डॉक्टर आर.के. सिंह जी से हमारी बातचीत जारी है। डॉक्टर साहब, आजकल रोड हादसे बहुत बढ़ रहे हैं, मार्ग दुर्घटनाएं से, और अक्सर होता है कि स्पाइन से रिलेटेड कोई ना कोई मतलब जो है भाग क्षतिग्रस्त हो गया, सर्वाइकल में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसमें आप लोग क्या मतलब ट्रीटमेंट करते हैं? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अर्लीस्ट पॉसिबल पेशेंट को कैसे हैंडल करते हैं। एक्सीडेंट साइट से पेशेंट को जो भी स्पाइनल इंजरी, चाहे वो गर्दन की हो, चाहे पीठ की हो, चाहे कमर की हो, उसको उठा के शिफ्ट करने का तरीका ये है कि हमेशा सीधा रखना चाहिए, शुरुआत से ही, घटना स्थल से ही। तो उस हॉस्पिटल में जाने के लिए इसमें डिफरेंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है, यानी कुछ खास तरह की दवाएं दी जाती हैं जिससे स्पाइनल कॉर्ड और उससे क्षतिग्रस्त हिस्सों में सूजन वगैरह ना आए या मिनिमम आए। तुरंत इमोबिलाइज कर देना चाहिए टेम्परेली। मीन्स पहले गर्दन का है तो हम कॉलर लगा दें, कमर का है तो हम बेल्ट लगा दें, इस तरह से उस पार्ट को हिलने ना दिया जाए। और इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद अर्लीस्ट पॉसिबल रिडक्शन, यानी स्पाइनल कॉर्ड जितनी देर तक दबा रहेगा वो फिर काम करना बंद कर देगा। तो जितनी अर्लीस्ट पॉसिबल हम सर्जरी कर सकते हैं, पेशेंट की कंडीशन जैसे ही अलाउ करती है फिट फॉर ऑपरेशन, तो हम लोग इमीडिएटली ऑपरेशन करके फ्रैक्चर को फिक्स कर देना चाहिए और स्पाइनल कॉर्ड से दबाव को हटा देना चाहिए। तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। अगर उसके बाद भी क्वाड्रिप्लीजिया या पैराप्लीजिया, यानी गर्दन के नीचे लकवा या कमर के नीचे लकवा परसिस्ट करता है, तो फिर उसके लिए अलग तरह का ट्रीटमेंट है, जैसे स्टेम सेल इम्प्लांटेशन या इस तरह की कई विधियाँ। मतलब अगर न्यूरोलॉजिकल कुछ डिसऑर्डर होता रह जाती है तो उसमें मतलब सब्सिक्वेंटली और सर्जरीज या प्रोसीजर्स की ज़रूरत हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी रोकथाम के लिए क्या हमारे दर्शकों को बताएंगे, कैसे इस रोग से बचें? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि अपनी लाइफ स्टाइल ज़रूर ध्यान रखें। ज़रूर किस तरह का तकिया यूज़ कर रहे हैं, कैसे टीवी देखते हैं, कैसे गाड़ी चलाते हैं, कैसे फ़ोन अटेंड करते हैं, कैसे वर्क प्लेस या कंप्यूटर हैंडल करते हैं, तो अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करना है। दूसरा, यंगर जनरेशन में जो हम सबसे बड़ी चीज़ नोट कर रहे हैं कि ठीक है 2 या 4% ऐसे लोग हैं, दे आर हेल्थ कॉन्शियस, मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर नॉट प्लेइंग एनी गेम्स, दे आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज। तो उन लोगों को अपने शरीर की फिटनेस रखने के लिए कुछ ना कुछ व्यायाम ज़रूर करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने कहा कि लेटते समय, सोते समय, तो इसका मतलब ये कि पोस्चर्स का ध्यान क्या रखा जाए कि मतलब स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहे, कैसे, क्या आपका मतलब इसको थोड़ा क्लियर करने की ज़रूरत है? सपोज़ आपको ज़मीन से कोई वेट उठाना है, तो एक तो तरीका ये है या आप सीधे झुक के उठा लें, या आपका पैसा गिर गया है आप झुक के उठा लें, ठीक है। लेकिन उसमें आप खड़े होकर झुक रहे हैं तो आपका पूरा स्पाइनल कॉर्ड बेंड हो रहा है, अनड्यू स्ट्रेन पड़ रहा है। अगर आप वही आधा बैठ के या पूरा बैठ के उठा लें तो आपको स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। तो एबनॉर्मल बेंडिंग नहीं होगी, नॉर्मल बेंडिंग नहीं होगी। तो दैट इज़ हाउ हर चीज़ में। या मान लीजिए एक ज़्यादा वेट है, आप एक हाथ से उठा रहे हैं तो दूसरे साइड के स्पाइन पे स्ट्रेन ज़्यादा पड़ रहा है, उधर के मसल ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एक साइड में नहीं हो रहे हैं, तो इम्बैलेंस ट्रांसमिशन ऑफ वेट हो रहा है। तो कोशिश करिए दोनों हाथ से एक साथ उठाइए, तो पोस्चर आपका बैलेंस रहेगा, एबनॉर्मल स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। सिमिलरली छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान करके, जैसे हम और आप बैठे हुए हैं मान लीजिए, तो एक तरीका तो ये है कि जैसे इस तरीके से मतलब स्पाइनल कॉर्ड जो है बेस में मिला है। एक तरीका आपने देखा होगा कि बच्चे अक्सर ऐसे करके पढ़ते हैं तिरछा होके, तो ये गलत पोज है, ये गलत पोस्चर है। शॉर्ट पीरियड के लिए ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट ऐसा कुछ है आप कर लीजिए, लेकिन लगातार या रेगुलर हैबिट में नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है दर्शकों की ओर से कि इन दिनों कंप्यूटर एक आम हमारी जीवन शैली का अंग बन गया है, तो लोग घंटों बैठ के काम करते हैं जी। क्या उस स्थिति में भी इस बीमारी के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? हाँ, कंप्यूटर यूज़ करने वाले बहुत सारे लोग आते हैं, तो इसमें कंप्यूटर यूज़र्स के लिए 2 ही 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर वो स्टैंडर्ड मॉनिटर्स यूज़ कर रहे हैं तो मॉनिटर की हाइट इतनी होनी चाहिए कि जो गर्दन झुकानी ना पड़े, सामने आई लेवल पे होना चाहिए, यानी हाइट बढ़ा लें। डिस्टेंस भी इतनी होनी चाहिए कि आपने देखा होगा, मैं आज का जितने कंप्यूटर्स आ रहे हैं सब में एलईडी बैकलाइट है, यानी एलईडी यूज़ किया जाता है कंट्रास्ट रेशियो बढ़ाने के लिए। तो एलईडी लाइट डायरेक्टली रेटिना पे पड़ती है तो रेटिना को नुकसान पहुंचाती है, तो उसकी डिस्टेंस भी ज़्यादा रखनी चाहिए।
दूसरा कीबोर्ड जैसे यूज़ करते हैं तो फ्लैट रहते हैं। अगर उन्हीं कीबोर्ड्स को स्टैंड वाले कीबोर्ड रख लें या ऐसा कोई सपोर्ट लगा लें कि कीबोर्ड ऑब्लिक रहे, तो आपको कीबोर्ड पे भी देखने के लिए गर्दन नहीं झुकानी पड़ेगी। यू कैन टाइट सामने मॉनिटर पर देख सकते हैं। तो ये माइनर से चेंजेस करके आप इन चीज़ों पे स्ट्रेन अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप कंप्यूटर्स पे लगातार आपको काम करना है तो ठीक है, आपने घंटे 1.5 घंटे काम कर लिया, इसके बाद टेक ए ब्रेक ऑफ 5-10 मिनट्स, स्ट्रेच योर जॉइंट्स, स्ट्रेच योर नेक एंड देन अगेन स्टार्ट। हाँ, तो दैट इज़ द वे यू कैन अवॉइड अनड्यू स्ट्रेन। डॉक्टर साहब, आप सीनियर स्पाइन सर्जन हैं। इन दिनों आपके पास किस तरीके के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं? अचंभे की बात है कि आजकल गर्दन की प्रॉब्लम के लिए यंगर जनरेशन ज़्यादा आ रही है। मतलब युवा वर्ग जो है, युवा वर्ग जो 25 टू यू कैन से 35-40 के बीच के लोग ज़्यादा। 35 से 25 टू 40 के 35-40 के बीच, हाँ, के बीच के बहुत